सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये 17वीं मास्टर वीडियो होगी जहां पर आपको एक साथ 100 क्वेश्चन मिलेगा। यह आपके किसी भी आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस ऐप को डाउनलोड करें, डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, मतलब कि यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। देखिए, जो राज्यसभा होता है इसको हम राज्यों की सभा कहते हैं, मतलब कि राज्यों की परिषद। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया में तो 250 सीटें हैं। यहाँ पर यूपी में है 31 सीटें जो कि मैक्सिमम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे राज्यसभा के बारे में तो एक मेंबर 6 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबको पढ़िए और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। कहा गया है कि लोकसभा का गठन किया गया, पहली लोकसभा का गठन कब किया गया, तो इसके लिए जो डेट था ये आप जान सकते हैं 13 मई 1952। अगर आपको ये उत्तर पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्योंकि बस एक ही विकल्प है 1952 में और ये है चौथा, यानी कि चौथा सही होगा। अब अगर डेट दे देता तब आपको 13 मई पता होना चाहिए। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अगर किसी जज को भेजना है तो इसके लिए कौन कर सकता है, कौन किसी भी जज को किसी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजने का अधिकार रखता है। यहाँ देखिए आपका विकल्प है, तो ये अधिकार होता है केवल और केवल राष्ट्रपति के पास। अब आप देख लीजिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। यहाँ पर जो डेटा है केवल एसएससी का है। आप देखेंगे कि एसएससी के अलावा जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, बैंक के होते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन और बार भी पूछा जा चुका है। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या फिर हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति, पुलिस या फिर कोई भी थर्ड पर्सन उसको हिरासत में ले लिया है या फिर उसको बंदी बना दिया है, तो वहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को सामने लाया जाए तो आपको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। और जाने के बाद वहाँ पर आपको पेश करना होगा जो रिट, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये अधिकतर वहाँ देखने को मिलता है जब किसी लड़के लड़की की शादी हो जाती है और लड़की को शादी के बाद जब दोनों कहीं पकड़े जाते हैं तो लड़की को लड़की के घर वाले लेके चले जाते हैं और उसको अपने यहाँ रख देते हैं। अब लड़का चाहे तो ये वाली रिट जारी कर सकता है और वहाँ पर जब जारी होगा तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि इस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए और वहाँ पर उसका बयान होगा, जो सही रहेगा वो सही वहाँ पर फैसला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए ये सारे मामले मतलब चल चुके हैं, तो यहाँ पर आधारभूत कहने का क्या मतलब है कि 368 के बारे में बताया था, संविधान के बारे में बताया, संसद के बारे में बताया, संसद कौन कौन सा बदलाव कर सकती है उसके बारे में बताया गया। तो ये बताया गया था केशवानंद भारती वाले मामले में। ठीक है, केशवानंद भारती। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम पदाधिकारी कौन है, अंतिम व्यक्ति कौन है जो कि संविधान की व्याख्या करता है, संविधान के बारे में बताता है, तो ये है उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, तो यही सबसे बड़ा न्यायालय होगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं कब रिटायर हो जाते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आप देखिए ये क्वेश्चन केवल एसएससी में इतने बार पूछा गया है, तो बाकी एग्जामों में क्या कहना। तो इस तरह आपको इस तरह की वीडियो देखने का यही बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 65 साल। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। फिलहाल देखिए, फिलहाल इनकी संख्या बढ़ा के कर दी गई है 34, यानी कि 33 लोग हो सकते हैं मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके। अगला है कि निम्न में से कौन सी ऐसी रिट है जो किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। मतलब आप किसी कार्यालय में गए और वहाँ पर आप कोई काम कराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो सरकारी पदाधिकारी है वो काम को नहीं कर रहा है, आपने उसकी शिकायत उसके सीनियर से भी की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसके लिए आप एक रिट लगा सकते हैं और ये होगा परमादेश।
अब परमादेश में क्या होगा कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी को आदेश देगा काम करने के लिए। तो ये है इस क्वेश्चन का मतलब। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, मतलब जो हाई कोर्ट में जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। देखिए हाई कोर्ट होते हैं स्टेटों में, यूपी में, एमपी में, इस तरह हाई कोर्ट है हर एक स्टेटों में। आप देखेंगे तो हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर होते हैं जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये हाई कोर्ट है और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो इसमें जो भी व्यक्ति न्यायाधीश आएगा उसको ये शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहला उत्तर सही है। अब चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि इस समय मतलब कि 2022-23 में आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के कितने हाई कोर्ट हैं पूरे इंडिया में, बताइए। इस अनुच्छेद के तहत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हुआ है तो वो सीधे मुकदमा कर सकता है। किस आर्टिकल के थ्रू? देखिए अगर वो 226 के तहत जाएगा तो उसको हाई कोर्ट जाना होगा, लेकिन अगर वो आर्टिकल 32 के तहत जाए तो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, यानी कि आर्टिकल 32 इसका सही उत्तर होगा। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? राज्य में जो जिला न्यायाधीश होते हैं, हर एक जिला पर होते हैं, जिला जज जिनको कहा जाता है, इनकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें। इसके ढेर सारे पार्ट जिसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, पॉलिटी मिलेगा, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं, या फिर अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? जैसे जो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर है, कहने का मतलब यही है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर प्रयागराज में है, एक पीठ इसकी लखनऊ में भी है, खंडपीठ है। लेकिन अगर हम एमपी की बात कर रहे हैं तो ये है जबलपुर में। कई सारे लोग भोपाल को ट्रिक कर देते हैं क्योंकि भोपाल वहाँ की राजधानी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? देखिए संसद की कार्रवाई में भाग वही ले पाएगा जो कि संसद का सदस्य होगा। कार्रवाई में भाग लेने का क्या मतलब? किसी बात विवाद पे बोल सके, ठीक है, मत दे सके। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन है ऐसा जो कि ऐसा कर सकता है, तो यह है महान्यायवादी। अब महान्यायवादी में एक कंडीशन होती है, जैसे ये किसी भी सेशन में बैठ गए हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, तो वहाँ पर जो वाद विवाद होगा वहाँ पर ये अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जब किसी मुद्दे पर वोट देने की बात आएगी तब ये वोट नहीं दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक हैं? उच्चतम न्यायालय क्या चीज़ों का संरक्षण करते हैं, कहने का यही मतलब है। तो ये होता है आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार का अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, एसएससी दिल्ली पुलिस 2012 में पूछा जा चुका है। किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? किस उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, बताइए। आपके लिए इस क्वेश्चन पर 5 सेकंड मिलेगा। तो देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। और ऐसा कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था और यहाँ पर लीला सेठ थी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? हाई कोर्ट का कोई जज है, उसको जो उसका टाइम है रिटायर होने का उससे पहले अगर कोई हटा सकता है तो वो कौन है? बस यही पूछा गया है। तो ये है संसद। संसद उसको हटा सकती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रपति हटा देंगे, संसद को ये केवल और केवल अधिकार है। संसद को कैसे अधिकार है? पहले उनको एक नोटिस दी जाएगी 14 दिनों की, उसके बाद किसी भी सेशन में लोकसभा या राज्यसभा में एक बिल लाया जाएगा, उसको स्पेशल विशेष मेजोरिटी से मतलब कि 2/3 इससे पास कराया जाएगा। अगर पास हो जाता है तो उसकी जांच कराई जाएगी। जांच होने के बाद अगर वो सही पाया जाए तो राज्यसभा में जाएगा और यहाँ पर अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा और उनको हटा दिया जाएगा। सेम यही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी फॉलो होगी और सेम यही प्रक्रिया राष्ट्रपति को भी हटाने में या फिर उपराष्ट्रपति को भी हटाने में किया जाएगा। उपराष्ट्रपति में आपको राज्यसभा में पहले लाना होता है बिल। रिट जारी किए जाते हैं। रिट जारी करने का अधिकार किसको है?
इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो रिट जारी करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। किस आर्टिकल के तहत? 32। और हाई कोर्ट को भी है। किस आर्टिकल के तहत? 226। यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, इसके लिए सही उत्तर होगा संविधान के द्वारा, क्योंकि संविधान में ही इसके बारे में व्याख्या किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा संविधान। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? संविधान का अभिरक्षक, जो संविधान का देख रेख करे। तो देखिए, संविधान का अभिरक्षक की बात करेंगे तो ये होगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अगर विकल्प में नहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा CJI, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में होता है? जो जिला वाला न्यायाधीश होता है, राज्यपाल जिनकी नियुक्ति करते हैं, तो ये आर्टिकल 235 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। पूछा गया है कि ये किसके अधीन होते हैं? तो ये होते हैं हाई कोर्ट के। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर उसे संबोधित करने का अधिकार है? सेम वही क्वेश्चन कि मतलब संसद का सदस्य नहीं है लेकिन अपनी बात वहाँ पे रख सकता है। तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? अब देखिए, वही क्वेश्चन है कि मतलब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना दिया गया है, कोई भी बंदी बना दिया है, और उनको हम कौन सा रिट जारी करके निकाल सकते हैं? ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो कोर्ट होती है ना, सीधे पुलिस को आदेश देती है। जो वहाँ की पुलिस होगी सीधे SP को आदेश देगी, और पुलिस जो होगी ना वो सीधे उस व्यक्ति को निकालेगी और सीधे कोर्ट के सामने पेश करेगी। कोर्ट वहाँ पे पूछेगा और जो सही चीज़ें होंगी कोर्ट वही एक दिन में कर देगा। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। वह सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को नियुक्त करते हैं। मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं, ये सही है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं तो मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, ये भी सही है। मुख्य न्यायमूर्ति 65 साल तक रहते हैं, यानी कि ये भी सही है। तो पहला वाला गलत है, क्योंकि कहा गया है कि वो सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए कोलोजियम होता है, कोलोजियम के बाद में ही ऐसा हो पाएगा। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? क्योंकि जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार का पक्ष रखता है, और भारत के किसी भी विधि न्यायालय में वो भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? न्यायपालिका का अध्यक्ष अगर पूरे देश का पूछता तो एक बात समझ में आती, लेकिन ये क्वेश्चन MTS में पूछा गया था 2014 में कि न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन है। तो बताइए, लगभग 2 सेकंड में आपको अपना उत्तर बता देना है। देखिए, यहाँ पर सही उत्तर होगा कि पूछा गया है कि न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर कहीं का हाई कोर्ट या फिर जिला वाला, सबका अगर मेन अध्यक्ष कोई है तो ये है सुप्रीम कोर्ट। अगला है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए एक कोलोजियम होती है, और कोलोजियम कुछ लोगों के नाम का सिफारिश करता है। अब ये जो लिस्ट होती है राष्ट्रपति के पास जाती है, और यहाँ पर तब जाकर के उनको नियुक्ति मिलती है, यानी कि सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन MTS 2014 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? जो समलैंगिक यौन संबंध है इनको कानूनी रूप से सही बता दिया कहाँ का हाई कोर्ट और कब, ये पूछा है। अगर कब आप देखेंगे तो क्वेश्चन में बताया गया है 2009, लेकिन डेट थी 2 जुलाई। जानकारी के लिए बस आप जान लीजिए 2009। और IPC की धारा जो थी 377, इसके तहत जो दिल्ली हाई कोर्ट है इसने एक अहम फैसला दिया, और इसमें कहा गया कि समलैंगिकता यानी अपनी इच्छा से समलैंगिक संबंध बनाना अब अपराध नहीं माना जाएगा। तो 2009 में दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। अगला है कि स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय क्या है? स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण
तो ये है निरपेक्ष न्यायपालिका। मतलब कि अगर देखिए, अगर आप स्वाधीन रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको न्यायपालिका पे तो डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कहीं की स्टेट गवर्नमेंट होगी तो वो आपको टारगेट कर सकती है। वहाँ पर जो सीएम होगा या फिर कोई मंत्री होगा, कोई विधायक होगा, तो सरकार आपको टारगेट कर सकती है अगर आप सरकार के खिलाफ रहे हो तो। हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या मतलब आप क्या करते हैं, आप सीधे कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट है निरपेक्ष। जब वो निरपेक्ष है तो अगर आप सही रहेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है, क्योंकि ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 2014 सीजीएल टायर 1 का ये क्वेश्चन है। देखिए, आपको बस यही करना है, इस तरह की जो भी सीरीज आती है, क्वेश्चन देखने के बाद 1 से 2 सेकंड में आपको अपना उत्तर बता देना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय, अगर एकदम एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो वैसे तो 1916 में की गई थी, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो ये था 3 फरवरी 1916। और इसके बाद इसमें कुछ बदलाव हुआ 1935 का जब अधिनियम आया तो फिलहाल इस क्वेश्चन का उत्तर था 1916 3 फरवरी। बिहार के एसएससी द्वितीय स्नातक स्तर के प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछा था। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में, अभी तक पटना में पूछा गया था, अब कोलकाता में पूछा गया है। तो कोलकाता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना था, आपको पता होना चाहिए। ये बना था 1773 के विनियम अधिनियम के द्वारा, मतलब जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में इसके जो मेन जज बनाए गए थे उनका नाम था सर इलियाज इम्पे, ठीक है, और 3 जज और थे। और अगर आप इस कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थे तो आपको सीधे सीधे ब्रिटेन में जाकर के उस केस को चैलेंज करना होता था। तो ये था 1973 में। अगला है कि अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? मतलब अगर आपको जिला से कोई फैसला मिला है और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट से नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो पूछा है कि अंतिम कौन है जहाँ पर आप अपने मामले की अपील कर सकते हैं, तो ये है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है कोर्ट। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी। और प्रथम विधि अधिकारी कहने का क्या मतलब है? तो प्रथम विधि अधिकारी कहने का ये मतलब है कि जो सरकार के पक्षों को रखे, मुख्य कानूनी अधिकारी हो, इसे हम कहते हैं महान्यायवादी। और ये चीज़ें किस आर्टिकल में बताई गई हैं? ये कई बार पूछा है। आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में बताया गया है महान्यायवादी के बारे में, और कहा गया है कि वो भारत सरकार का विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा, और ये राष्ट्रपति को भी दे सकता है, और वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। राष्ट्रपति अगर चाहें तो उसको निर्देशित भी कर सकते हैं। तो ये सारा है इस क्वेश्चन का सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? किसका संबंध है उच्चतम न्यायालय के सलाहकार अधिकारिता से? देखिए, इसके लिए सही उत्तर होगा कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। इसका मतलब ये है कि जो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ये राय दे सकता है, सलाह दे सकता है किसको? भारत के राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति मांगते हैं तो। अब राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो सलाह को माने या फिर ना माने। भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? अभी जो पहला क्वेश्चन आप देख चुके हैं, जिसको हम अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, यानी कि महान्यायवादी, ठीक है, ये प्रथम कानूनी अधिकारी भी होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? मतलब अगर केंद्र और राज्य में कोई झगड़ा हो तो इसको देखने का पावर किसके पास है? क्वेश्चन में कहा गया है कि ये शक्ति किसके अधीन आती है, देखने का पावर नहीं पूछा गया है। तो ये है मूल क्षेत्राधिकारिता। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। जनहित याचिका का मतलब क्या है? आप हमेशा सुनते हैं कि इस मामले पर जनहित याचिका पड़ी है, तो जनहित याचिका का मतलब क्या है? जनहित याचिका मतलब PIL, और PIL का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया कोई भी मुकदमा हो, उसको हम जनहित याचिका कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसके लिए तीसरा वाला सही। PIL आप कहाँ डालेंगे? या तो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं PIL दायर नहीं कर सकते हैं।
शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम के बारे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये शादी से है, लेकिन किस तरह की शादी से? तो छोटे बच्चों की, यानी कि बाल विवाह। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 में आया और इसे हम शारदा अधिनियम के बारे में ही जानते हैं। पहले क्या था कि 14 साल से कम वालों की भी शादी हो जाती थी, तो यहाँ पे बढ़ा करके 18 साल किया गया, लड़कों की उम्र 21 साल किया गया। लेकिन अभी अभी जो 2022 की हम बात करें तो एक कानून आने वाला है जिसमें लड़कियों की उम्र भी 21 साल किए जाने का प्रावधान है। हालांकि जब ये पास हो जाएगा तो ये भी कानून बन जाएगा। अधीनस्थ न्यायालयों को पर्यवेक्षण कौन करता है? जो नीचे वाले न्यायालय होते हैं उनकी देख रेख कौन करता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। उसमें नियुक्ति करना, तो नीचे वाले न्यायालयों में कौन करेगा? उच्च न्यायालय, ठीक है, जो नीचे वाले न्यायालय हैं। लेकिन अगर ये पूछा गया होता कि उच्च न्यायालय में देख रेख कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पर नीचे वाले न्यायालय पूछा गया है, यानी कि सही उत्तर होगा उच्च न्यायालय, मतलब कि हाई कोर्ट। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के तहत क्या आता है? 124A मतलब जो आईपीसी होता है, आईपीसी में क्या है 124A? यह है राजद्रोह। राजद्रोह है आईपीसी 124A में। और यहाँ पर जो अब मतलब पुराना कानून है, ये 1870 में ही आया था, लेकिन इसमें कई सारे बदलाव करके इसको आईपीसी में शामिल किया गया। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करेगा? जैसे देखिए, होता क्या है कि कोई भी, जैसे कि जो हाई कोर्ट है, या फिर हाई कोर्ट नहीं, कोई जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा गया है कि इस तरह के मामले जिसमें इतने सारे लोगों का ये मर्डर हुआ हो या फिर कोई बड़ा मामला हो, तो ये आप नहीं सुन सकते हैं, ये सीधे हाई कोर्ट का मामला है। लेकिन पहले जब कानून बनेगा, मतलब इस पर केस होगी, तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसी में जाएगा। जब ज़्यादा बड़ा मामला आता है तो इसको सीधे भेजा जाता है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पर भी सुनवाई करके कोई फैसला जारी कर देता है, तो उसके लिए जो हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, ये एक तरह का आदेश जारी करते हैं और इसको हम कहते हैं प्रतिषेध लेख, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो आप मामला सुना रहे हैं या फिर सुन रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसे ऊपर भेजिए। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और यह है न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? उच्च न्यायालय की बात की गई है, बताइए। तो यह है आपके पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यह है कलकत्ता हाई कोर्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? न्यायिक समीक्षा प्रणाली मतलब कि एक कानून या फिर जो आदेश है इसकी समीक्षा करना। जैसे क्या होता है कि अगर आप भारत में देखेंगे तो लोकसभा कोई बिल आई, पास हो गई, राज्यसभा वही बिल गई, पास हो गई, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, कानून बन गया। लेकिन इसको रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहाँ पर आप देखेंगे 550 लोग, यहाँ 250 लोग, यहाँ एक, इतने लोगों ने मिलकर उसको पास किया है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसकी रिव्यू कर सकता है, और अगर ये फैसला संविधान के अनुरूप नहीं रहा तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि यह इसे बदल भी दे। तो कहा गया है कि ऐसा पहले, सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये हुआ यूएसए, मतलब कि अमेरिका में, और हम लोगों ने भी अमेरिका से ही इसको लिया है। तो चलिए बताइए कि हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, ये आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय, तो ये हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है किस राज्य में पड़ता है? लक्षद्वीप वाला, तो ये पड़ता है आपका केरल में। केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो लक्षद्वीप का मामला भी देखता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? क्वेश्चन पुराना है, काफ़ी आसान है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का पावर केवल एक ही व्यक्ति के पास है, और यह है राष्ट्रपति। भारत में किसी देश के कानून से ऊपर माना जाता है?
कौन ऐसा है जो कि कानून से ऊपर है, बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो कानून से ऊपर है कोई नहीं, ठीक है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि भारत में जो सबसे ऊपर है यह है संविधान, यानी कि कानून। अब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं इनको भी संविधान का पालन करना पड़ता है। प्रधानमंत्री को भी करना पड़ेगा, कोई धनी व्यक्ति हो उसको भी करना पड़ेगा, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, राज्यपाल हैं, सबको करना पड़ेगा। लेकिन इसमें से अगर आप देखेंगे तो कोई विकल्प सही नहीं है। भारत के बाकी राज्यों के न्यायालयों को मान्य होते हैं, मतलब कि किसका फैसला होगा तो जो हाई कोर्ट होंगे, कोई भी हाई कोर्ट होगा उसको मानना ही होगा। तो ऐसा होता है किसके, सुप्रीम कोर्ट के मामले। जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश जारी करता है तो ऑटोमेटिक सारे हाई कोर्टों में वो आदेश माना जाता है। कहना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पहला मुख्य न्यायाधीश, देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है और आपको बस इतना करना है कि 2 से 3 सेकंड में अपना उत्तर 1, 2, 3, 4 जो भी है उसको कमेंट करके बता देना है। देखिए इनका नाम था हीरालाल जे कानिया, या फिर अगर आप पूरा नाम देखें तो सर हीरालाल जे की सुंदास कानिया इनका पूरा नाम था। ये दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है 2019 में। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि हाई कोर्ट में बात किया गया है। किसी भी हाई कोर्ट में बताइए अगर कोई महिला बनाई गई है तो कहाँ पे बनाई गई है और उनका नाम क्या है। ये बनाई गई थी दिल्ली उच्च न्यायालय में और उनका नाम क्या था, तो लीला सेठ, ठीक है। इसके लिए सही उत्तर होगा लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में बताया है, तो ये है लीला सेठ। और लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनाई गई थी और 5 अगस्त 1991 को ये मुख्य न्यायाधीश बनी थी। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए लोकसभा में क्या होता है कि जो 552 मैक्सिमम लोग हैं, इसमें से कितने लोगों का नॉमिनेशन, मतलब कि कितने को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर देता है। राज्यसभा में 12 लोगों को किया जाता है, तो राज्यसभा में कितने लोगों को किया जाता है, केवल और केवल 2 लोगों को। और ऐसा नहीं है कि मतलब करना ही करना है, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि करना ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत है उसकी, तो उसे करेगा, नहीं तो नहीं भी कर सकता है। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है, बताइए। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं उनको हटाने का बस एक ही सिस्टम है, महाभियोग। और महाभियोग में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कहीं पर उनको एक नोटिस दी जाएगी 14 दिन की, और उसके बाद उनके खिलाफ एक बिल लाया जाएगा। इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी इसको पास कराना होगा। उसी दौरान जांच भी कराया जाता है उन पर जो आरोप है, और उसके बाद उनको ये मान लिया जाता है कि उनको उनके पद से हटा दिया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है। यह है आर्टिकल 61 यानी कि 61। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दिया है तो इस पर कौन कौन बाध्यकारी है, बताइए। किसी राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केवल जिला न्यायालय, भारत के सभी जिला न्यायालय। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो 2019 था, लेकिन अब अगर आप अब के हिसाब से बताएं तो ये है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे होती हैं सभी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे होती हैं जिला जज। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है वो ऑटोमेटिक सभी हाई कोर्टों में होता है, और उसके बाद से इसके जो हाई कोर्ट का होगा ये जिला वाले में हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मैटर होगा तो भारत के सभी न्यायालयों में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर जिला वाला हो, सब जगह मान्य होगा। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है, मतलब जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, तो यह है उच्चतम न्यायालय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 168 संसद सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था, कब लाया गया था। तो ये लाया गया था 1991 में,
डेट अगर पूछ ले, वैसे नहीं पूछेगा, तो 1 फरवरी 1991, 1 फरवरी 1991 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम था बी रामास्वामी, इनके खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को हटाने पर एक प्रस्ताव लाया गया। भाजपा और जो वाम दल थे मार्च 1991 में भारतीय संसद में इसका नोटिस दिया और यहीं पर इनको हटाने के लिए प्रस्ताव सौंपा गया, जिस पर 168 संसद सदस्यों के हस्ताक्षर थे। तो ये दिल्ली का मामला नहीं है, ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मामला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन यानी कि टैपिंग संविधान के अनुच्छेद में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का फ़ोन टेप आप नहीं कर सकते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये कहा गया है कि ये जो आप पावर मिलता है किस आर्टिकल में है, तो ये मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 में है। देखिए, न्यायालय ने कहा था कि जो टेलीफोन कॉल की अवरोधन की अनुमति केवल सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा में लगाई जा सकती है। मतलब अगर कहीं लगता है कि किसी का फ़ोन टेप करना है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, बड़े अधिकारियों के सिग्नेचर चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कई जगह इसको माना नहीं जाता है, मनमानी तौर पे आज भी काम हो रहा है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सीधा सीधा का क्वेश्चन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये मुख्यमंत्री से होगा। इसके पहले आप जो देख रहे थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री वाला शुरू हो गया। बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। होता क्या है कि जब कहीं पर चुनाव होगा, जो लोग चुन करके आएंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, उनके नेता को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री और उनको बहुमत सिद्ध करना भी होता है। देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? कई जगह द्विसदनात्मक विधायिका है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, लेकिन कहाँ पर नहीं है ये पूछा गया है। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। द्विसदनात्मक कहने का क्या मतलब है? जैसे हम यूपी की अब बात कर लें तो यहाँ पर एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। और अगर आप इसको इंग्लिश में चाहते हैं या फिर इसको खुद टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप पे जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति पूछा गया है। कितना आसान क्वेश्चन है। यह है राष्ट्रपति। अब देखिए, यहाँ पर राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राज्यपाल तब तक रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहें। अनुच्छेद 156(1) में ये बात कही गई है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? जैसे कि आप देखेंगे कि कहीं पर 40 हैं, कहीं पर 32 है, कहीं पर 60 हैं और यूपी में 403 है। तो यहाँ पर कोई इनकी अधिकतम संख्या तो फिक्स होगी। तो यहाँ पर जो अधिकतम संख्या है वो कितना है ये आपसे पूछा गया है, बताइए। संविधान में बताया गया है कि इनकी संख्या कम से कम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है, ठीक। लेकिन इसके कई सारे अपवाद भी हैं, जैसे कि सिक्किम में 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40। तो ये सारे अपवाद हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा 500। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया है। आर्टिकल 157 मतलब 157 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है और वहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ये होना चाहिए 35 साल। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए उम्र, ये भी हम बता देते हैं 35 साल। तो आप बताइए उपराष्ट्रपति के लिए, यह आपको हमें बताना होगा कमेंट करके। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करता है? ये होता है मुख्यमंत्री। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मतलब कि राज्य में अगर देखेंगे कि सबसे पहला व्यक्ति कौन है राज्य का, तो राज्यपाल होगा, लेकिन कार्यपालिका का असली पावर किसके पास होती है? तो राज्य में होती है मुख्यमंत्री के पास और केंद्र में होती है प्रधानमंत्री के पास।
राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो ये होता है कितनी अवधि के लिए? 6 सप्ताह के लिए। अगर विधानमंडल का अनुमोदन ना हो तो राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश जारी करेंगे तो 6 सप्ताह में खत्म हो जाएगा जब जो सेशन होगा। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? जैसे यहाँ पर चुनाव हुआ, यहाँ पर इस राज्य में केवल विधानसभा है, ठीक है। यहाँ पर मुख्यमंत्री एक सीट से लड़े और वो हार गए। हालांकि 200 सीटें हैं, यहाँ से जो ए पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी थे ये खुद की सीट तो हार गए, लेकिन जो इनकी पार्टी है 120 सीटें जीत गई, यानी इनको सरकार बनाना फिक्स हो गया। अब ये मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे लेकिन खुद की सीट हार चुके हैं, तो कब तक इनको विधायक बनना जरूरी होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये होता है 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर इनको विधायक बनना पड़ेगा, और नहीं तो इनको अपनी जो मुख्यमंत्री वाला सीट है इसको छोड़ना पड़ेगा। राज्य किसके माध्यम से काम करता है? राज्य काम करता है सरकार के माध्यम से। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? बताइए। ये करती है प्रत्यायोजित प्राधिकार का। अगला है कि भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में तो बनी थी सुचेता कृपलानी, तमिलनाडु में भी बनी थी जयललिता, राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सिंधिया। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प बच गया आपका? वही उत्तर होगा, और यह है आपका महाराष्ट्र। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? ये होता है विधानमंडल के। देखिए होता क्या है कि साल भर में 2 बार सेशन हो सकता है, 2 बार, एक कम से कम 2 बार, अधिकतम 3 बार भी। अब जब जो सदन है ये सेशन में नहीं है और उस समय किसी मुद्दे पर कानून बनाना है तो उसको अध्यादेश के द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन तभी भी उसको अगले सेशन में विधानमंडल में पास कराना जरूरी होगा, अन्यथा वो खत्म हो जाएगा। यदि भारतीय संविधान की जो धारा है 198 धन विधेयक पारित करने की विधि है, यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिन बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? होता क्या है कि जो विधानसभा होती है इसको धन विधेयक के बारे में ज़्यादा पावर होता है, जो विधान परिषद होती है इसको उतना पावर नहीं होता है। एक बिल जिसको पास कर दिया विधानसभा ने, ठीक है, और इसको भेज दिया गया विधान परिषद में, लेकिन विधान परिषद उस बिल को रोक लेता है, ठीक, वापस भी नहीं करता है, तो 14 दिनों के बाद मान लिया जाएगा कि विधान परिषद ने भी उस बिल को पास कर दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? इनमें से कहाँ विधान परिषद नहीं है? तो आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। तो कहाँ नहीं है? पश्चिम बंगाल में। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के कुल संख्या की कितनी होती है? ऊपरी सदन की संख्या 1/3 होती है, ठीक है। मतलब अगर यूपी में 400 हैं तो इसका आप मतलब कि 130 उसके नीचे ही आपको रखना पड़ेगा, वैसे यहाँ पर 101 है। कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद पूछा गया है। अब आप देखेंगे तो जहाँ पर जिस राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, मतलब 2 तरह के सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, वहाँ पर आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में था, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ पर है, तो यहाँ देखेंगे तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है। यहाँ कर्नाटक और बिहार दोनों में है। अगर बिहार वाला विकल्प या फिर कर्नाटक वाला विकल्प नहीं रहता तब इनमें से आप किसी को भी ट्रिक कर सकते थे, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से
1956 में कितने राज्य और कितने संघ राज्य थे, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। देखिए, अगर हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की बात करें तो वहाँ पर कुल मिलाकर के 14 राज्य थे, 6 संघ राज्य क्षेत्र थे, मतलब कि यूनियन टेरिटरी। आप देखेंगे कि 1953 में पहला जो स्टेट बना था ये था आंध्र प्रदेश, और इसके बाद जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया वहाँ पर 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और नवंबर 1956 में इसको पास कराया गया था। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं, बताइए कौन सा मुद्दा है? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। यहाँ पर आपका उत्तर है। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, यहाँ पर कहा है कि क्या इसके लिए जो राज्यपाल होंगे राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं बचेगा, दंगे होने लगे या फिर हर जगह इस तरह की स्थिति दिखने लगी, तो वहाँ पर जो राज्यपाल होंगे राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे कि यहाँ पर संवैधानिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, और आप देखेंगे कि उसी समय आर्टिकल 356 यानी 356 का प्रयोग होता है। यहाँ पर है कि राज्य विधानसभा का विघटन, तो राज्य विधानसभा का जब विघटन करना होगा तब भी राज्यपाल को इस तरह का काम करना पड़ेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मामला जो राज्यपाल हैं निष्कासन वाला, ये राज्यपाल के हाथ में बिल्कुल नहीं है। राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, तो ये है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 आप देखेंगे तो पहले वाले में है, यह आपका उत्तर सही होगा। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को भी शपथ दिलाया ही जाता है, तो आखिर इनको शपथ कौन दिलाता है? देखिए, हर एक राज्य में हाई कोर्ट होते हैं, अधिकतर राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है, तो वहाँ पर किसी अन्य राज्य को दे दिया गया है, तो वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिला देंगे। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? जैसे राज्यपाल को यह अध्यादेश जारी कर दिया, अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब जो सेशन में नहीं है, जो भी सदन है वो सेशन में नहीं है, तो उस समय जो भी उसके बाद टाइम मिलेगा, ये मिलेगा 6 सप्ताह का। ये आर्टिकल 159 में बताया गया है, ये आप जरूर याद रखिए। राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित हैं? सीमित मतलब कि इनके पास तो बहुत सारे पावर हैं, लेकिन कहाँ पर इनकी पावर कम हो जाती है ये पूछा गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी, विधानसभा को भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल का विवेकाधिकार खूब काम करता है। आप देखेंगे कि अगर किसी विधानसभा में 200 सीटें हैं और वहाँ पर किसी ने 70 पाया है, किसी ने 60 पाया है, किसी ने 50 पाया है और किसी ने 60 पाया है, 4 तरह के लोग हैं, 4 पार्टियां हैं, और ये लोग इस तरह करके पा चुके हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, इसको 50 करके बस रखिए, तो ये हो गया 20। ठीक है, अब ये 200 सीटें हो गई। अब यहाँ पर राज्यपाल चाहें तो इनको भी, इनमें को भी बुला करके मुख्यमंत्री बना सकते हैं, या फिर इनको भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, इनको भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, या फिर इनको भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मुख्यमंत्री वो किसी को भी बना देंगे, लेकिन करना क्या होगा कि तय समय में, मतलब कभी कभी 7 दिन, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी 15 दिन, उसके अंदर बहुमत सिद्ध करना होता है। तो अगर बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए तो फिर उनकी सरकार नहीं रहेगी। तो इसलिए जो राज्यपाल होते हैं वो विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। अगर लगेगा कि ये जो 70 सीट वाले हैं ये किसी से गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं तो इनको नहीं बुलाया जाएगा, और लगता है कि ये 50 सीट वाला गठबंधन करके बना लेगा तो सबसे पहले 50 सीट वालों को एक जो इनके सपोर्ट में लोग रहेंगे उनकी सिग्नेचर करके राज्यपाल को देना होगा। राज्यपाल को लगेगा कि हाँ ये और ये मिल करके सरकार बनाने के लिए जो 100 का आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं, तब इनको बुला देगा, और 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जो राज्यपाल करेंगे उसके अंदर उनको बहुमत सिद्ध करना होगा। मंत्रालय की बर्खास्तगी, ये भी राज्यपाल के हाथ में आप देखेंगे कि पूरी तरह से यहाँ पर उनका विवेक काम करता है। विधानसभा को भंग करने में भी काम करता है, लेकिन विधेयकों को स्वीकृति देने में राज्यपाल को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। कोई विधेयक विधानसभा से पास होकर आ गया, राज्यपाल चाहें तो उसको एक बार रोक सकते हैं,
अगर धन विधेयक नहीं है तो। फिर अगर वो विधेयक चलाया विधान भवन में, विधानसभा में, फिर अगर दोबारा उसको पास करके भेज दिया गया, तब राज्यपाल को उसको पास करना ही होगा। चाहे तो कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, लेकिन पास करना ही होगा। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर विधान परिषद का किसी को बनना है सदस्य, तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। बताइए। सही उत्तर है 30 साल। 30 साल होना चाहिए कम से कम। चलिए आपसे क्वेश्चन कि यूपी के विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? यूपी के विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? किस दृष्टिकोण से? तो यह है सामाजिक दृष्टिकोण। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बार बार नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि शब्दों का खेल है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा में। जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए। जब जम्मू और कश्मीर एक में था तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? अब देखिए ये जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तो एक ही में था, अभी फ़िलहाल अलग अलग हुआ है, तो आपको बताना है। ये है महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती को आप देखेंगे तो 2016 में ये मुख्यमंत्री बनी थी। डेट था 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो, जैसे हर जगह बजट पास होता है, तो बजट को लेकर के अगर वोटिंग हो रही है तो वहाँ पर बजट के सपोर्ट में वोट होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर किसी विधानमंडल में जो बजट के सपोर्ट में ज़्यादा लोग वोट ना करें, यानी कि बजट गिर जाए? क्या होगा ऐसे में? अगर बजट गिर जाता है तो समझिए कि वो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री और पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा अगर बजट उनका गिर गया तो। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, काफ़ी आसान है। इनका नाम है सुचेता कृपलानी। चलिए आप बताइए कि यूपी की पहली महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थी? ठीक है, बताइए यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं सुचेता कृपलानी की, तो ये थी 1963 से लेकर के 67 तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। अक्टूबर 1963 में बनी थी। निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं किसके सदस्य, ये आपको बताना है। सही उत्तर है आपका राष्ट्रीय आयोग। सीजीएल का यह क्वेश्चन है 2016 का। निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? द्विसदनीय मतलब कि विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। तो ऐसा है कहाँ पर? इसमें से है महाराष्ट्र में, ठीक है, बिहार में है, यूपी में है, कर्नाटक में है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी है। तो यहाँ पर पंजाब में नहीं है, सिक्किम में नहीं है और तमिलनाडु में नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। हर जगह आप देखेंगे राज्यों में एक लोक सेवा आयोग होता है, जैसे यूपी में यूपीपीएससी है, बिहार में भी इसी तरह है। कहीं कहीं पे नहीं है तो वहाँ पर 2 राज्यों को जोड़ करके बनाया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन नियुक्ति करता है, तो ये करते हैं राज्यपाल। अब देखिए यहाँ पर जो नियुक्ति करने का काम है ये राज्यपाल का है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि उनको कौन हटाएगा तो उसमें राज्यपाल का कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। इसके लिए आपको जो केंद्र सरकार है उसको हटाना पड़ेगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पता है? राज्यपाल का कार्यकाल, देखिए अगर हम राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो नॉर्मली ये 5 साल का होता है, ठीक है, लेकिन इनको कभी भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकता है, या फिर अगर चाहे तो 1, 2 बार, 3 बार भी इनको मौका दे सकता है, ठीक है। और ये आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 156 में है, ये ज़रूर याद रखिए क्योंकि आर्टिकल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? फिर से वही क्वेश्चन, द्विसदनात्मक विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। और अभी यहाँ पर आपने देखा था महाराष्ट्र
और यही इसके लिए सही उत्तर होगा। हालांकि ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। मद्रास राज्य का तमिलनाडु में नाम कब बदला गया? मद्रास कब बन गया तमिलनाडु, ये आपको बता देना है। तो महाराष्ट्र बना था कब? 1969 में, ठीक है, 1969 में। भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है, जैसे कि हम पीछे इसके बारे में डिटेल रूप से आपको बता चुके हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के एक महाधिवक्ता होते हैं जो कि राज्य का पक्ष रखते हैं किसी भी कोर्ट में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ये किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, लेकिन इसके लिए मतलब कौन किसको करेगा ये निर्णय कैबिनेट लेती है, मुख्यमंत्री वाली कैबिनेट। छत्तीसगढ़ की संसदीय सीटें राज्यसभा पर कितनी संख्या है? मतलब छत्तीसगढ़ के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 4 हैं, 5 हैं, 11 हैं, 16 हैं, कितनी हैं? तो ये हैं 5। चलिए बताइए कि बिहार से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? ये आपको बताना होगा कमेंट करके। यहाँ पर जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं, अगर आप इनके बारे में आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा सर्च करिए और सर्च करके बताइए। इससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन रहेगा ज़्यादा दिनों तक आप याद रख सकते हैं। राज्य के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है? अगर स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि अगर वहाँ पर कानून सही से काम नहीं कर रहा है तो बताइए। ये होता है 356, और 356 क्या होता है? राजकीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, इसको राज्य का आपातकाल कह सकते हैं। तो इसके लिए यही सही उत्तर होगा। भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय। निम्नलिखित में से कौन केरल के पहले मुख्यमंत्री थे? केरल के पहले मुख्यमंत्री, चलिए आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी से थे और इनका नाम था EMS नंबूदिपाद, और इनका जो टाइम पीरियड है 1957 से लेके 59 है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? एक राज्यपाल होगा, किस आर्टिकल में बताया गया है? क्वेश्चन CGL का है और इसी तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे आपसे आर्टिकल वाले। तो इसके लिए सही उत्तर है आर्टिकल 153। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे या फिर हैं? किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक, वैसे तो 5 साल में हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि उनको टाइम भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी पद्मा नायडू, और ये सरोजिनी नायडू की बेटी हैं। पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया। 1956 में ये पहली बार वहाँ पर काम करना शुरू की और 1967 में ये हटी, ठीक है। तो काफ़ी लंबा टाइम था। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना जरूरी है? विधानसभा मतलब विधायक, विधानसभा वाले विधायक, तो ये है आपका 25 साल। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम बता सकते हैं आप? अगर हाँ तो बताइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा से भी बन सकते हैं, राज्यसभा से भी। तो राज्यसभा का तो 30 है, लोकसभा का आप बता दीजिएगा कितना होता है।